अध्याय 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। परिचय। पिछले अध्याय में हम समाज और समाजशास्त्र दोनों से परिचित कराता है। समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते, वे सामाजिक सामूहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, स्तरीकरण, असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, स्तरीकरण की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति और समूह शामिल हैं, व्यक्ति और समूह दोनों का स्तरीकरण होता है, सामाजिक नियंत्रण के कार्य करने के तरीकों, व्यक्तियों की भूमिकाओं व जिस तरह वे उन्हें निभाते हैं एवं उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह जानना शुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है। प्रश्न, क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधग्रस्त है? प्रश्न, क्या परिस्थिति और भूमिकाएं निश्चित हैं? प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? प्रश्न, किस प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं? प्रश्न, इसे समझने के लिए हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता क्यों होती है? समाजशास्त्र के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? किसी विषय के लिए, जैसे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते तथा जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं है, यह आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली हो। तथापि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचित है और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद हैं। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतने अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि हम परिवारों में रहते हैं, इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाजशास्त्रीय ज्ञान को सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्रकृतिवादी व्याख्या के समानांतर रखने जैसा होगा। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की एक जीवनी और इतिहास है। भौतिक और बौद्धिक ज्ञान ने विकास ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और इसके सरोकारों को आकार दिया। समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने की चिंता को दर्शाती हैं जो कि पूर्वाधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। उदाहरणार्थ, समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में गहरा घनिष्ठ अक्सर आमने सामने की अंतःक्रिया होती थी और आधुनिक बड़े समाजों में औपचारिक अंतःक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समूहों को द्वितीयक से और समुदाय को समाज या संघ से पृथक अलग किया। दूसरी अन्य संकल्पनाएं जैसे स्तरीकरण समाजशास्त्रियों की समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रश्न, संकल्पनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? उत्तर, समाज में। तथापि जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह होते हैं, उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाजशास्त्र स्वयं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों एवं आधुनिक समय द्वारा लाए गए नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ थी। यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग और संघर्ष, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट, समाज को समझने की मुख्य संकल्पनाएं थीं, तो एमिल दुर्खाइम के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्रकारवादियों से बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण पाया। उन्होंने समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंगों को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है।
दूसरे विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधाग्रस्त पाया। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सूक्ष्म अंतःक्रिया से शुरुआत कर मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की। दूसरों ने बहुबृहत संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती हैं। सामाजिक नियंत्रण या स्तरीकरण जैसी संकल्पनाएं विस्तृत संदर्भ में आरंभ होती हैं, जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तय होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये वर्गीकरण और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं, हमारी मदद करते हैं और ये वास्तविकता को समझने के साधन हैं। ये समाज को समझने के ताले की चाबियां हैं। हमारे समझने की प्रक्रिया में ये प्रारंभिक बिंदु हैं, अंतिम उत्तर नहीं। क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए, या ये मुड़ जाएं, या ये ताले में ना जा पाएं, या प्रयास करने के बाद ताले में जा पाएं। इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदलने की या सुधारों की आवश्यकता पड़ती है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते हैं। एक ही सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकारों की परिभाषाएं, संकल्पनाएं और विचार होते हैं। उदाहरणार्थ, संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकारवादी सिद्धांत। उपागमों की बहुलता समाजशास्त्र अप्रोचेस। उपागमों की बहुलता समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूपों में है। इसी प्रकार मतों में विभिन्नता होती है और इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चा समाज को समझने में हमारी सहायता करते हैं। सामाजिक समूह एवं समाज। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। मानवीय जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। समाजशास्त्र के दो दृष्टिकोण, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये दो स्पष्ट अहानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। निरंतरता के लिए दीर्घस्थायी अंतःक्रिया। दूसरा, ख, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान। ग, अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत हों। घ, साझी रुचि। ड़, सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना। च, एक परिभाषित संरचना। यहाँ सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच नियमित और बार बार होने वाली अंतःक्रिया के मानकों से है। अतः एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। समूहों के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूहों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। प्रभावित करने वाली बात कि प्ररूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। अधिकतर मामलों में भी वे परंपरागत और छोटी समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समूह बनने के तरीकों में अंतर को दिखाते हैं। परंपरागत समाजों में नज़दीकी, घनिष्ठ, आमने सामने की अंतःक्रिया होती है और आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक, अनासक्त, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। वे समाजशास्त्री इसी अंतर से प्रभावित हुए थे। पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स, वे सभी समूह जिनसे हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरे के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं, साथ साथ लाते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है जो घनिष्ठ, आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। प्राथमिक समूहों के उदाहरण हैं परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह। द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स। द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि।
प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। समुदाय एवं समाज अथवा संघ पुरानी परंपरागत और कृषक जीवन की नए आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों और जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। तुलना सामाजिक संबंधों और जीवन शैली के आधार पर करना। समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक वैयक्तिक, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टतः अवैयक्तिक, बाहरी और अस्थायी संबंध। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्तिसंगत एक एवं निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। समुदाय और प्राथमिक समूह को समान माना जाता है और संघ व द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। अतः समूह एवं बाह्य समूह, इंटरनल ग्रुप्स, एक्सटर्नल ग्रुप्स। संबंधित होने की भावना अंतर समूहों की पहचान बनाती है। यह भावना हमें या हमको उन्हें अथवा वे से अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतः समूह बना सकते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं दूसरे समूहों के बारे में सोच सकते हैं? बाह्य समूह। इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिससे एक अंतः समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है, हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित हैं और कौन संबंधित नहीं की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। अर्थात समय और सामाजिक संदर्भ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि नए और पुराने प्रवासियों के बीच भी भेदभाव होता देखा गया है। संदर्भ समूह। किसी भी समूह के लिए लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। परिभाषा संदर्भ समूह की। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, पर हम अपने आप को उस समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, यह सभी अवसर व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीकों से असमान रूप में वितरित हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्तरीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं: दासता, जाति, स्टेट और वर्ग। दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। यह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही है, परंतु दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं: प्राचीन ग्रीस और रोम तथा 18वीं एवं 10वीं शताब्दियों में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य। एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्टेट सामंतवादी यूरोप की विशेषता थी, स्पेशलिटी थी। जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए होते हैं। एक वर्ग समाज में उपलब्धि पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबंध होता है, जो कि प्रजाति और लिंग प्रदत्त परिस्थिति द्वारा थोपा जाता है। एक जातिवादी समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज़्यादा पूर्ण ढंग से परिभाषित करती है। जातीय असमानता क्या है? जातीय असमानता वर्गीय असमानता परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का क्रम बनाती हैं। जातीय असमानता वर्गीकृत समानता से ज़्यादा ही रहती है।
जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरे के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। इसके पीछे यह विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण, जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं, और पंचम, जिनको कई बार बाह्य जाति कहा गया, उससे सबसे निम्न है। परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया है। वास्तविकता में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होती हैं, जिन्हें जाति कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं। कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतःविवाह, पंजाब में इसे विवाह, जिसमें एक सवर्ण जाति और एक अनुसूचित जाति से मिलकर बने जोड़े को 19 लाख रुपए इनाम दिया गया। और अनुष्ठानों में कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी। नगरीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने इसे अनिवार्य रूप से चुनौती दी है। परिवर्तन होने के बावजूद भी भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था। मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव ना हो जैसा कि गांव में होता है, परंतु निजी अंतःक्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं। आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित हैं, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है, जाति हित समूह के रूप में मजबूत हुई है। हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते भी देखा है। वर्ग का वर्णन करने के लिए हम मार्क्स, वेबर और प्रकार्यवाद के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षेप में उल्लेख चर्चा करेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। क्या समूह भूमि अथवा कारखानों, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या समूह भूमि अथवा कारखानों सरीखे उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं? क्या वे किसी वस्तु के नहीं, केवल अपने श्रम के स्वामी हैं? वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है बाजार क्षमता की सामर्थ्य के प्रतिकूल और लाभ से है। वेबर तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है, परंतु यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति पर भी आधारित हो सकती है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रकार्यवादी की वाद की आस्था या सामान्य पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या अनुसूचित नहीं होता। मुख्य आवश्यकता सामाजिक स्तरीकरण की वैश्विक उपस्थिति का वर्णन करती है कि समाज द्वारा व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक असमानता या स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। क्या यह सत्य है? एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। लोकतंत्रीय समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई भी कानून रोक नहीं सकता। अधिकांश हिस्से के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी तक बनी हुई है। यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में भी जब सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है तो वह संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफ़ी दूर हैं। समाजशास्त्र को जाति व्यवस्था और भेदभाव की निरंतरता दोनों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्थाओं के निम्न स्तरों पर हैं, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित स्थिति में हैं। ग्रामीण भारत में आधे से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। यह अनुपात अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ा कम और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इससे भी कम है। परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति समाज या एक समूह में एक स्थिति है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी कई स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। अतः परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। उदाहरण के लिए माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियाँ और विशेषाधिकार भी होते हैं। भूमिका।
भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं एवं भूमिका निभाई जाती है। परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है, अर्थात परिस्थिति को एक संस्था का रूप मिला हुआ है। यह परिस्थिति वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में से किसी में भी नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। हम इस सूची को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की परिस्थितियां होगी। एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, जिसे समाजशास्त्रीय रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया जा गया है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। यह एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और फिर परदादा। यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है जो एक क्रम में आती हैं। प्रदान की गई परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से या अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। सरल और परंपरागत समाज प्रदत्त परिस्थिति से चिह्नित होते हैं। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति का सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यावसायिक विशेषज्ञता है। आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आंका जाता है। इसके सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। ऐसा ही एक वाक्यांश आपको अपने आप को साबित करना है। परंपरागत समाजों में आपकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती थी। उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती हैं। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से, उसके कार्यों या उनके अनुपालन से नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है। यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिका को ग्रहण करना और भूमिका को निभाना है। एक बच्चा इस आधार पर व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार देखते व आंकते हैं। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। एक सामान्य उदाहरण मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला का है, जिसे घर पर माँ तथा पत्नी तथा कार्यस्थल पर कुशल व्यावसायिक की भूमिका निभानी पड़ती है। यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते। समाजशास्त्र, जिसमें अनुभविक और तुलनात्मक दोनों विषय आते हैं, इससे अलग राय रखता है। भूमिका स्थिरीकरण क्या है? भूमिका स्थिरीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, अक्सर पुरुष कमाने वाले और महिलाओं घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार वे परिभाषित की जाती हैं। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं। तथापि इस मत को गलत रूप से लिया जाता है। यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने की बजाय सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं जो निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं, यानी वे कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं।
यह विवेचना व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद करेगी। भूमिकाओं और परिस्थितियां ना ही स्थिर होती हैं और ना ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में जाति या प्रजाति अथवा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्रायः दंडित किया जाता है। अतः समाज न केवल भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। समाज व सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उदंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। संकल्पनाओं के अर्थ के बारे में समाजशास्त्र के में अलग अलग दृष्टिकोण और विवाद होते हैं। प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और दूसरों ने सामूहिकताओं पर, जैसे वर्ग, प्रजातियां, जातियां। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है: पहला, व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना। दूसरा, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना। प्रश्न: सामाजिक नियंत्रण को क्यों संचालित किया जाता है? सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पथभ्रष्ट व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक साहचर्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। इसी प्रकार कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हित के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूहों के व्यवहार को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से है और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों व प्रतिमानों को लागू करने से है। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकता है। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन होते हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। इसमें मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं। एक ही समाज में उनके प्रयोग में काफ़ी भिन्नताएं हो सकती हैं। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, अर्थात परिवार, नातेदारी आदि, धर्म आदि। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? स्वीकृति, पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूहों के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्श के अनुसार नहीं होती हैं।
विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। जब विभिन्न संस्कृतियों और उप संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर होता है, विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियाँ मिलती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। धन्यवाद।